नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, प्राचीन भारत में जैसे आप जानते हैं हमारी ये प्रीलिम्स पार की सीरीज चल रही है। इसमें अभी हिस्ट्री कराया जा रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी कराया जाएगा और फिर ऐसे ही पूरे सारे आपके सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, साइंस, पॉलिटी इत्यादि और विविध भी। देखिए, इस टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, ये जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं यही वाले, और आपको 50 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं। अगर जुड़ना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9811504781 पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है, हमारे टेस्ट सीरीज में पुराने हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पुराने लेक्चर देख लीजिए। वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त काल, ये सब पढ़ा दी गई है। अब जो एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, संगम काल। आप जानते हैं अभी आयोग क्या है कि थोड़ा अलग पूछने लगा। पहले उस क्या करता था, केवल ऊपर क्या करता था, वैदिक, हड़प्पा, यही सब पूछता था। अभी क्या हो रहा है, अभी साउथ में जाकर भी जो है संगम के बारे में पूछने लगा। और संगम साहित्य में संगम काल में सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके ना नाम थोड़े कठिन है ना, क्योंकि उत्तर भारतीय नाम तो नहीं है, सारे दक्षिण भारतीयों के नाम है। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, जिससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो याद रह जाए कम से कम। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर से छूट भी जाएंगे तो फिर वो आप मैनेज कर लेंगे। मैचिंग वगैरह क्वेश्चन आता है या कोई कथन कारण का आता है तो उसमें मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको देखिए, ये 5 से 6 पेज के नोट्स हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए, टेबल बना दी गई है और जो भी साहित्य है या उनके तिने हैं अर्थात प्रांत थे, वो सब इंपॉर्टेंट बता दी गई। और लास्ट में क्या है कि आपको प्रीलिम्स के हेतु रिवीजन शीट भी यहाँ दे दी गई है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस आईएएस पीसीएस से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। क्या था संगम काल? आप जानते हैं संगम काल का नाम संगम काल को क्यों पड़ा? क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी महाजनपद वाला जब चैप्टर पढ़ा था बौद्ध धर्म का, तो वहां बताया था कि बौद्ध की 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म की, है ना। ऐसे जैन धर्म की 2 संगीतियां हुई थी। मतलब संगीतियां मतलब जैसे अभी कोई सम्मेलन हो, अभी कोई सभा होती है, उसको ही संगीति बोलते थे। इस प्रकार से लोग एकत्रित होते हैं वहाँ, बड़े बड़े महान पुरुष और बाकी आम जनता भी। ऐसे ही संगम में भी यहाँ कुछ संगम हुए थे, ऐसे मतलब वही जो अपना संगीत थी, इनको यहाँ संगम बोलते हैं ऐसे। तो उसी के नाम पर ये संगम काल पड़ा है। आगे पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। पहला, सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं और इसके ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास जैसे आपको बताया, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी वंश का या किसी राजा का, तो सबसे पहले हमें पता उसका परिचय देंगे, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था क्या थी और स्रोत क्या थे। भाई ये जानकारी जो हम दे रहे हैं यहाँ, जो ये नोट्स बनाए गए हैं, इनका कुछ स्रोत है ना भाई। मतलब ये तो हमने पुस्तकों से बनाए, लेकिन जो पुस्तकें लिखी हिस्टोरियन ने उन्होंने भी तो कहीं से लिखी है ना देखकर। तो स्रोत क्या है, स्रोत क्या होते हैं? ये तो उस समय के शिलालेख होंगे, है ना, जैसे पत्थरों पे लिखे हुए कुछ लेख थे, अशोक के स्तंभ लेख जैसे, या कुछ साहित्य, जो साहित्य बचा हुआ है उससे, या उत्खनन उत्खनन होता था, है ना। तो इनसे ही पता चलता था इतिहास की जानकारी। जैसे हड़प्पा काल का है, हड़प्पा काल का की जानकारी कैसे मिलती है? आप देखते होंगे उत्खनन होता है हर जगह। तो उत्खनन प्रमुख स्रोत होता है, उससे पता चलता है किस प्रकार के घर थे, कैसे लोगों का सामाजिक जीवन था, कौन कौन से खिलौने मिलते हैं, उनसे आइडिया लग जाता है कि यहाँ खेती थी या पशुपालन करते थे या व्यापार था। सिक्के मोहरे मिलती है तो समझ जाते हैं कि व्यापार है। और अगर जानवरों की अस्थि मिलती है या फसलों का विशेष मिलते हैं तो समझ जाते हैं कृषि थी या पशुपालन था। इसी प्रकार से ये, क्योंकि ये तो काफी बाद की बात है, उस समय तो एक उन्नत व्यवस्था पूरी थी। तो इसका हमें क्या कहाँ से मिलते हैं? साहित्य से मिलते हैं ज्यादातर इसकी जानकारी, संगम वंश की। अब ये देख लीजिए, पढ़ते हैं। संगम काल का परिचय। संगम काल कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री-4री शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात ये 0 ईस्वी है तो यहाँ 3री ईसा पूर्व से लेकर 2 1 0 फिर 1 2 3 ऐसे 3री ईस्वी तक ये इसका काल था, है ना। तो विशेषतः कहाँ था ये? दक्षिण भारत में। विशेषतः तमिल प्रदेश, अर्थात जो तमिलनाडु आज गया, उसमें क्या था? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ भाग। पूरा तमिलनाडु था उसमें, केरल लगभग पूरा था और आंध्रा के कुछ भाग थे, है ना। के प्राचीनतम ऐतिहासिक काल को संदर्भित करता है क्या? संगम काल। इस काल का नामकरण संगम, जो तमिल कवि, विद्वान और आचार्यों की एक सभा समिति होती थी, परिषद होती थी संगम, उसके आधार पर बोल दिया कि संगम काल। प्रमुख स्रोत क्या है? एक तो संगम साहित्य ही है। देखिए, तोलकपियम, है ना। देखो ये नाम थोड़े कठिन है, लेकिन जैसे प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे तो कर देंगे। बाकी आप पढ़कर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट। क्या था? तोलकपियम, एट्टू, तोगे, पत्तू, पाटू, है ना, ये साहित्य थे वहां के प्रमुख। इस काल के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बताया था आपको पिछले मौर्य वंश में, क्या बताया था कि जो अशोक का सेकंड अभिलेख था, शिलालेख, सेकंड जो शिलालेख था, उसमें उन्होंने चोर, चेर और पांड्य, है ना, चोर, चेल, पांड्य और सत्यपुत्र राज्यों का साउथ के
उल्लेख किया था। तो इसके स्रोत क्या हुए, ये साहित्य तो हो ही गया इनका जो खुद का है। अशोक के जो स्तंभ लेख है वो भी इसका साहित्य स्रोत हो गया इतिहास की जानकारी का। यूनानी और रोमन लेखक जो है पिलानी, टोलमी तथा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पुस्तक बार बार पूछता है कि इसके लेखक कौन है। इसके अज्ञात लेखक, इसके लेखक का नाम नहीं पता है। तो इनकी पुस्तकें और ये पुस्तक, इनसे हमें जानकारी मिलती है साउथ की। कुछ तमिल और ब्राह्मी के अभिलेख भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं अरिकामेडु, कोडू, मानल आदि में। आगे देखते हैं तमिल संगम। संगम के उदाहरण बताइए कि जैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संगम आज भी होता है, जैसे कुंभ में संगम होता है, क्या है? लोग मिलते हैं जाकर वहां, है ना। तो संघ, परिषद अथवा गोष्ठी, यह तमिल कवियों, विद्वानों और इनकी परिषद थी, है ना, जिसे पांड्य शासकों का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो ये याद कर लीजिए कि इनका संरक्षण था, राजकीय संरक्षण किन्होंने दिया? पांड्य शासकों ने, है ना। संगम का प्रमुख कार्य वही था भाई, जो ये इनकी रचनाएं थी उनका मूल्यांकन करते थे, वाद विवाद करते थे, बहस करते थे, है ना, उनको समझाते थे पब्लिक को। ये सब इन संगम में होता था पहले भी। पारंपरिक विवरण, इरेनार है पोरुल, है ना, नमक ग्रंथ की। ये देखिए नक्कीकर रचित टीका, है ना, नक्कीकर जो थे इनकी रचित टीका, है ना, में मिलता है किसका उल्लेख? संगम साहित्य का। ये नामक ग्रंथ है ना, ये जो ग्रंथ है, किसी भी ग्रंथ की कोई टीका होती है ना, तो इस ग्रंथ की जो इन्होंने टीका रचा, है ना, तो उसमें इसका उल्लेख मिलता है संगम का। प्रथम संगम कब हुआ था? ये देखिए तेन मदुरै अर्थात दक्षिण मदुरै में, है ना, जो कालांतर में समुद्र में जलमग्न हो गई, दक्षिण मदुरै में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पूछेंगे स्वयं ऋषि अगस्त्य। देखिए बड़े फेमस ऋषि थे वहां के, अगस्त्य, याद रख लीजिए। अभी न्यूज में भी थे ये, ऋषि अगस्त्य बोलते हैं, अंग्रेजी में अगतियार भी बोल देते हैं इनको। लगभग 4440 वर्षों तक चलने वाला और 89 पांड्य शासकों द्वारा संरक्षित माना जाता है। देखिए कितनी, ये जो प्रथम संगम जो था, इस संगम का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, बस साहित्य तो नहीं है लेकिन ऐसे माना जाता है ना। द्वितीय संगम, ये देखिए कपाटपुरम। अच्छा ये पूछेगा किसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो आप बताएंगे प्रथम संगम का। द्वितीय का है तो वो आप नहीं बताएंगे उत्तर में। प्रथम का अगर पूछता है तो इसका उपलब्धि नहीं है साहित्य। दूसरे का क्या है? ये देखिए तोलकपियम, है ना। आगे देखते हैं तोलकपियार, है ना। कपाटपुरम, ये भी समुद्र में जलमग्न हो गए, ये भी एक शहर था, तटीय शहर था पहले, है ना, में आयोजित हुई थी। तो पहले ये दो जहाँ ये आयोजित थी वे समुद्र में जलमग्न हो चुके हैं। अगस्त्य के शिष्य तोलकपियम के रचयिता, है ना, अगस्त्य के जो शिष्य थे ये थे तोलकपियार। ये इसमें सम्मिलित हुए थे, किसमें? द्वितीय संगम में। यही 59 पांड्य शासकों द्वारा संरक्षण किया दिया गया था इस संगम का। इस संगम का केवल जो एक ग्रंथ उपलब्ध है, ये तोलक्कापियम, और ये बड़ा ही फेमस ग्रंथ है, इसे याद कर लीजिए आप, तोलक्कापियम। इसकी रचना भी देखिए इसी के अपने नाम पे इन्होंने बना दिया, तोलक्कापियार इनका नाम था। जो इनके रचना करता थे ऋषि थे, और इन्होंने अपना नाम वैसे रख दिया तोलक्कापियम। तो ये तो आपको याद रहेगा। ये केवल द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, ये याद रख लीजिए। तृतीय संगम ये अभी भी है मदुरै, मदुरै तो शहर है आज भी। तो तृतीय संगम मदुरै में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? कवि नक्कीरर, है ना, ये याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। लगभग इतने वर्षों तक चला, और 49 पांड्य शासकों ने यहाँ दिया। देखिए ये 99 में, ये सारे याद रखने होंगे आपको। 49 फिर 10 बड़े 59, तो थर्ड का 49 ने दिया, सेकंड का और ज्यादा थे 59, और फिर 30 बढ़ गए 89। तो यहाँ 10 की वृद्धि हुई और यहाँ 20 की वृद्धि हुई, तो मतलब ऐसे बढ़ते चले गए, मतलब यहाँ 30 की वृद्धि हुई, 99 लास्ट में। तो याद रख लीजिए इतने पांड्य शासक थे जिन्होंने इनका संरक्षण दिया था। और ये तीसरी कहाँ हुई थी? मदुरै, जिसे मदुराई बोलते हैं आजकल। उपलब्ध संपूर्ण संगम साहित्य, इसका देखिए सारे साहित्य उपलब्ध है। ये देखिए एट्टू तोगे, पत्तू पाटू, है ना, ये याद रख लीजिए, इसी तीसरे संगम की देन है। भौगोलिक सिद्धांत, प्रथम द्वितीय संगम के समुद्र में जलमग्न होने की परंपरा कुछ, ये रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है ना, जो मान्यता है उसको छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। चेर वंश, चेर वंश क्या है? देखिए चेर, चोल, पांड्य, ये तीन जो वंश थे, ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता है आयोग ने, यूपीएससी भी, यूपीपीसीएस भी। चेर वंश की राजधानी क्या थी? वर्तमान केरल एवं तमिलनाडु के पश्चिम तट पर, जिसे मालाबार तट बोलते हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो ये वाला जो तट है ये मालाबार तट होता है भाई। पूर्व इधर है और पश्चिम इधर, तो तट इधर है पश्चिम में, तो ये मालाबार तट है केरल का, है ना। शासन करने वाला वंश था ये। राजधानी क्या थी इसकी? करूर या वंजी। मुख्य बंदरगाह क्या है? ये पूछता है बार बार ना, ये कहाँ था? ये मुजिरिस, है ना, वर्तमान में क्रेंगा नोर, है ना, जो रोमन के साथ व्यापार करता था। रोमन के साथ हमारा व्यापार उत्तर भारतीय भी करते थे, दक्षिण भारतीय भी करते थे। ये पूछते हैं इनका राजकीय चिन्ह क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका राजकीय चिन्ह धनुष था, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रमुख शासक कौन थे? सेन गुट
वन, सेंगो टू वन, याद याद रख लीजिए। इन्हें लाल चेर भी कहा जाता था। ये सीधा सीधा पूछता है कि लाल चेर किसे कहा जाता था, है ना, या कौन से वंश का शासक था, तो चेर वंश कहते हैं इसके नाम से, तो लाल चेर कहेंगे इसे। नाम था इसका सेंगो टू वन, है ना। लाल चेर का तो, या रेड चेर इंग्लिश में कहेंगे, बस यही है। इसकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? शिल्पादिकारम, जो एक ग्रंथ है, एक बड़ा फेमस संगम साहित्य का, याद रखिए। शिल्पादिकारम में इनका वर्णन कहाँ मिलता है? यहाँ शिल्पादिकारम, जिसमें कणगी एवं सतीत्व गाथा पर आधारित पत्तिनी पंथ की स्थापना का उल्लेख है। तो याद कर लीजिए, अगर ये पूछेगा पत्तिनी पंथ की स्थापना का उल्लेख कहाँ है, ये इसमें है, शिल्पादिकारम में, है ना। अन्य शासक कौन है? देखिए, नाम थोड़ा लेने में कठिन रहेगा। नेदुन जेरल, याद रखें, नेदुन जेरल आदन, है ना। ये भी शक्तिशाली था। बस इसमें यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। चोल वंश। अब इनकी सबसे पहले ये जो पूछता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। चोल वंश का राज के चिन्ह क्या था? बाघ, टाइगर, है ना, जो आज टाइगर है हमारा। कावेरी डेल्टा जो है आज भी वर्तमान क्षेत्र में, और देखिए आप जानते होंगे यहाँ बाघ बहुत पाए जाते हैं अभी भी, है ना। इनकी राजधानी क्या थी? कावेरी डेल्टा क्षेत्र में था, तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग था। ये चेर इधर थे और चोल इधर थे, हैं, तो आमने सामने थे, ये मान लीजिए, है ना। प्रमुख बंदरगाह ये कावेरीपट्टनम, ये तो आप सुनते हैं, कावेरीपट्टनम, पुहार, पुंपूर, है ना। बंदरगाह वाणिज्य का केंद्र था इनका। इनकी राजधानी क्या थी? उरैयूर, है ना। ये वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी उस समय, ये बता दिया। प्रमुख शासक कौन थे? करिकाल चोल, है ना, ये बड़ा पूछता है ना, ये भी याद रख लीजिए आप। संगमकालीन चोल का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये। वेणी के युद्ध, कहाँ का युद्ध? वेणी के युद्ध में चेर एवं पांड्य शासकों के संयुक्त संघ को इसने हराया था, तो इसलिए कार्यकाल जो है बड़ा फेमस हो जाता होता है, इसका नाम बड़ा फेमस था, तो याद कर लीजिए। कावेरी नदी पर कल नई नामक प्राचीन बांध बनाया। देखिए, इन्होंने बांध बनाया, इतने महान कार्य किए। अच्छा देखिए, दोनों को हरा दिया एक साथ इन्होंने, चेर को भी और पांड्या को भी, है ना। और बांध भी बनाया सिंचाई के लिए, है ना। ये सब आप याद रखिए, कल नई बांध याद रख लीजिए इसको। पांड्य वंश, अब चेर पड़ा, चोल पड़ा, पांड्य आएगा। दक्षिणतम तमिल क्षेत्र, जो ये वाला है ना, ये वाला दक्षिणतम तमिल क्षेत्र, वर्तमान मदुरै और तिरुनेलवेली पर शासन करने वाला वंश था। राजधानी मदुरै थी इसकी, जो संगम सभा के केंद्र में होने के कारण तमिल साहित्य एवं संस्कृति की राजधानी मानी जाती है। क्या? मदुरै, क्योंकि यहाँ संगम हुआ था, तो यहाँ ये इसकी राजधानी मानी जाती है, कि इनकी संस्कृति और साहित्य की राजधानी यही है संगम काल की। मुख्य बंदरगाह कोरकई था, याद कर लीजिए। बंदरगाहों के नाम पूछता है, प्राचीन बंदरगाहों के भी, कि इनकी स्थिति कहाँ थी, ये पूछेगा, या नाम पूछेगा, या इनका काल पूछेगा, कब थे भाई, किस संगम काल में थे या कब थे, है ना। पांडे, इनकी राजधानी क्या थी? मछली, देखिए, पांडे की मछली, याद रख लीजिए। पांड्या और फिश, मछली, पीएफ, ऐसे याद कर लीजिए। संगम सभाओं का संरक्षण, देखिए पांड्यों ने तो सबसे ज्यादा संरक्षण दिया था ना इनको, तीनों सभाओं को राजकीय संरक्षण दिया, है ना, पांड्य ने, जिससे मदुरै तमिल साहित्य के विकास का केंद्र बन गया। मेगस्थनीज एवं अशोक के अभिलेखों में भी पांड्य राज्यों का उल्लेख मिलता है। और ये जो है नेडुन जेलिस, है ना, ये जिनके शासक थे प्रमुख, जैसे शासक का उल्लेख मदुरै कांची नामक ग्रंथ में भी मिलता है, तो याद कर लीजिए आप। अब चलते हैं संगम साहित्य की संरचना और वर्गीकरण। देखिए, इनका क्या था? अकम और पुरम, ऐसे इनको बांटा गया था संगम साहित्य को। अकम क्या होता? आंतरिक निजी विषय, जैसे प्रेम, दाम्पत्य जीवन, मानवीय भावनाएं। और पुरम क्या होता? जो बाह्य बाह्य विषय, जैसे युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा, है ना, और नैतिक, समाज की में नैतिकता के ऊपर भी, दर्शन शास्त्र टाइप, ये था पुरम। अकम मतलब अपने, जैसे नाटक कोई लिख रहा है कोई किसी के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, तो ये अकम हुआ, है ना। बाकी दूसरा था पुरम, याद रख लीजिए। संगम साहित्य के 3 संकलन, देखिए, मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है इनको। क्या था? पत्तू पाटू, 10 दीर्घ गीत, या 10 दीर्घ गीत, याद रखिए, या एडिल, है ना। एट्टू तो गए, ये 8 है, ये नाम से देखिए पता चल जाएगा, एट्टू मतलब 8, ऐसे याद कर लीजिए। 8 लघु काव्य संकलन। और पदिनेन कील कड़नी, है ना, ये 18 लघु नैतिक उपदेशोत्मक ग्रंथ है। तो ये पूछेगा, ऐसे मिला देगा आपको, पदीन के सामने दे देगा कि 10 दीर्घ गीत है, एट्टू के सामने दे देगा 18 है, तो आपको याद रखना है, ये एट्टू 8 लघु याद है, ऐसे पदीन, पदिनेन, नकील, कणकु, तो 18 ग्रंथ है। ये याद रखने की चीजें यही है, यही एग्जाम में आएगा। एट्टू तो हो गया 8 संकलन, है ना, ये तो बता दिया। ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल 8 संकलन है, ये याद रख लीजिए। पत्तू पाटू, इसमें 10 गीत हैं, है ना, ये सब हैं, लेकिन ये इतना याद नहीं कर पाओगे, नहीं याद करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही बता देंगे आपको। बाकी आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए, या टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9811504781 पर।
और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पीडीएफ जो आपको फ्री मिलते हैं और अन्य जानकारी भी मिलती रहती है हमारी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, फोकस आईएएस पीसीएस। चलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन के ऊपर। अब आता है इसमें ये सेक्शन, तोलक्कपियम, ये तो याद ही है, तोलक्कपियार ने रचना की थी इसकी, है ना, नाम सेम है, और अन्य व्याकरण ग्रंथ। तो ये तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, क्या, तोलक्कपियम, बस इतना याद रखना। और किसने इसकी रचना की, ये तो याद आ जाएगा, तोलक्कपियर, सेम ही नाम है। इसमें 3 भाग थे, एलुत्तु, है ना, सोल और पोरुल। पोरुल, ये देखिए लय होता है, और पहले लय को अलय बोलते हैं, जैसे पोरुल, पोरुल बोलेंगे तो लय लिखेंगे, पोरुल बोलेंगे तो ऐसे है, पोरुल, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता था, पहले आपने देखा हुआ अड़य यहाँ भी था, जैसे हमारे यहाँ कुछ हल बोलते हैं, कुछ जगह क्या बोलते हैं, जैसे हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसे बोलते हैं हड़, हड़, ऐसे, ये लय ऐसा होता था। अभी विलुप्त हो चुका, अभी ये लय ही बन गया है पूरा। यह केवल व्याकरण की भाषा नहीं, अभी तो संगमकालीन समाज, तिणे, देखिए तिणे आएगा, तिणे क्या होता था, जैसे अभी स्टेट बनते हैं ना प्रांत, ऐसे उस समय तिणे होते थे। अवधारणा, प्रेम युद्ध संबंधी काव्य शब्द का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तोलक्कपियम मेनली व्याकरण पूछेगा तो यही बताऊंगा। तिरुकल्लूर, अब देखो ये ग्रंथ है, ये इसके रचयिता है, इस नाम से ना तिरुवल्लूर, उनका नाम है तिरुवल्लूर, तिरुवल्लूर, है ना, ये इनका नाम है। इतने दोहे हैं इसमें, 1330 कुरुल, है ना, 3 खंडों में विभाजित है, जैसे बताया था अरम, पोरुल, ये राजनीति से संबंधित है, अरम क्या था, ये धर्म और नैतिकता से संबंधित था, और इन ये काम और प्रेम, लव से संबंधित है। इसे तमिल का पंचम वेद बोलते हैं, ये याद कर लीजिए, पंचम वेद क्या बोलते हैं, तिरुकुरल, तिरुकुरल, ऐसे याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, 5 महाकाव्य तमिल के, ये भी बड़ी अवधारणा फेमस है, तो इनमें कौन कौन से प्रमुख थे याद कर लीजिए आप। तमिल में 5 महाकाव्य को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, एम्पे रुक पिंगल है, पियंगल, एम्पे रुक पियंगल, याद कर लीजिए, थोड़ा बोलने में कठिन है। शिल्पादिकारम, मणिमेखल, जीवक चिंतामणि, वल्यपति और कुंडन केशी, है ना, ये तो याद है। इनमें प्रथम 3 जो है, शिल्पादि करम और मणिमेखल, है ना, ये बार बार आएगा, याद कर लीजिए आप। और जीवक चिंतामणि ही आज पूर्ण रूप से उपलब्ध है, ये सब अन्य ये चले गए हैं, मतलब कुछ इनका हिस्सा नष्ट हो चुका है। आगे देखिए, शिल्पादि कारम, ये पूछता है इसके रचयिता कौन थे, है ना, इंग्लो, इंग्लो अडिगल, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। शिल्पा अडियल थी, ऐसे ट्रिक के याद कर लीजिए ना, इंग्लो अडिगल। चेर शासक सिंगटून का भाई था, है ना, ऐसा माना जाता है। रचित शब्द क्या है, नुपुर की कथा, इसका अर्थ जो है नुपुर की कथा, शाब्दिक अर्थ जो है शिल्पाधिकारम का अर्थ है नुपुर की कथा, हिंदी में अगर बोलेंगे। नायक नायिका, ये कोलवन और कणगी, ये बड़ी फेमस नायिका थी वहाँ की, कणगी की कथा, ये मूवीज में भी देखते होंगे आप, है ना। तो नायक कौन था, कोवलन, मतलब हीरो ये था, और हीरोइन ये थी इसमें, जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसके हिसाब से। 3 खंडों में है ये ग्रंथ, है ना, पुहार खंडम चोल, और मधुरा खंडम ये पांड्या, और वजीर खंडम चेर। देखो तीनों का अलग अलग इसमें खंड बांट दिए हैं, जिससे तीनों राजाओं का जीवन सामाजिक चित्रण प्राप्त होता है। तो इसकी जानकारी इस खंड से मिलेगी, इसकी जानकारी पांडे इस खंड से मिलेगी, और चेर की जानकारी वज्जिक खंडम खंड से मिलती है। जैन धार्मिक संस्थाओं का भी इसमें उल्लेख है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण भारत पूरा एक ही था, और शुरू से अखंड भारत था। मणि मैखले, ये देखिए सतनार्जुन के रचयिता थे, है ना। ये कौन थे, एक बौद्ध व्यापारी थे मदुरै के, शीतल नैन, है ना, ऐसे बोलते हैं इनके, इनका नाम यही सेम ही है, सतनार बोल दिए, या शीतलेश सतनार, है ना, शीतलेश सतनार, ये पूरा नाम है, ये सतनार शॉर्ट में से बोल सकते हैं। शिल्पाधिकारम की कथा को आगे बढ़ाने वाला महाकाव्य है, क्या है, मणि मैखल, तो उसी का ये पार्ट है, याद रखिए। नायिका मणि मैखले कोवलम, और उसकी प्रेमिका माधव की पुत्री है, छोड़ी, है ना, ये नायिका बताई दी आपको। जीवक चिंतामणि, ये जैन मुनि कौन थे, तिरुपत्तेर द्वारा रचित है। देखिए जैन मुनि द्वारा ग्रंथ पूछेगा अगर कोई, साउथ में कौन सा है, तो जीवक चिंतामणि, इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा। इसका नाम थोड़ा साउथ से अलग है ना, नॉर्थ के हिसाब से, तो इसलिए जैन मुनि द्वारा ये नाम भी ऐसे ही रखा गया। इसमें राजकुमार जीवक के रूप में जीवन व्रत 8 विवाह सहित वर्णन है। राजकुमार जीवक जो थे, राजकुमार जीवक के, जिसके नाम भी जीवक है, जीवक चिंतामणि, तो उसके पूरा जीवन बताया गया है, उसमें उसके 8 विवाह हुए ये भी बताया गया है ना। तो ये आगे चलिए, इस जैन गृहस्थ जीवन के आदर्शों का चित्रण मिलता है, बस इसमें गृहस्थ जीवन का चित्रण मिलता है, ये देख लीजिए, क्योंकि 8 साल ये तो पूरा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमी, है ना। तो गृहस्थ जीवन का तो अपने आप आ गया इसमें सारा चीज। अब ये देखिए, तमिल रामायण किसे कहा जाता है, ये बार बार पूछता है ना। ये इसका नाम देखिए, कंब रामायणम, कंब रामायणम, जिसे रामावतारम भी कहा जाता है। कंबन ने इसकी रचना की थी। पूछते हैं सीधा सीधा, ये नहीं पूछेगा, ऐसा तो नाम आपको समझ आ ही जाएगा कि कंब रामायण तो तमिल रामायण होगी। ये पूछता है कि
तमिल रामायण की रचना किसने की थी? तो ये बोलेगा कंबन जो कवि थे इन्होंने की थी। आपको उत्तर ये देना है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित ये तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल शासक, ये भी पूछेगा, कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में हुई थी, है ना। चलिए आगे चलिए। इसकी विशेषता क्या है? इसमें लगभग 12,000 से अधिक पद्य हैं। इतना ही याद कर लेना है ना, और कुछ नहीं करना। छंद शैली में, जैसे रामायण है छंद शैली में, ऐसे ही है छंद शैली में। संगमकालीन सामाजिक जीवन, तिणय, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तिणय, ये याद कर लीजिए। उस समय कितने तिण थे? जैसे एरिया होता है ना, एरिया में बांटते, जैसे अभी भारत कितने राज्यों में बटा हुआ है या भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है कि ये हिमाचल का क्षेत्र है, ये राजस्थान का थार मैदान है, ये नीचे साउथ का पठार है। ऐसे उस समय क्या थी? सामाजिक जीवन को तिणय के उदाहरण में बांटा गया था। तिणय क्या थी? तिणय बोल दो या तिणय बोल दो, है ना। तिणय ऐसा लिखा है इंग्लिश में। तमिल भूभाग को 5 पारिस्थितिक सामाजिक क्षेत्रों अर्थात जिन्हें तिणय बोलते थे या तिणई में विभाजित था। कौन कौन से थे? कुरुंजी, ये पूछेगा सीधा। कुरुंजी किससे था? पर्वतीय क्षेत्र, है ना। यहाँ शिकारी जनजाति होगी वहां तो। मुल्ले जो वन चारा का क्षेत्र था, इसमें पशुपालक होते थे। मरुदम अर्थात कृषि ऋषि होते, जहाँ कृषि का क्षेत्र होता, जहाँ बढ़िया कृषि होती थी, खेती बाड़ी, तो उसे बोलते थे मरुदम, है ना। तो ये यहाँ कौन मिलेगा? किसान ही मिलेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये सीधा सीधा मैचिंग आएगा आपको ऐसे, है ना। ये गलत मैचिंग करा देगा, तो याद रखना है ये तीन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, है ना। नई दल बार बार पूछता है, तटीय क्षेत्र जो होता है नई दल अर्थात कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ मछुआरे मिलेंगे। और पाले, है ना, ये जो मरुस्थल जैसे राजस्थान का है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ क्या होगा भाई? ना यहाँ खेती बाड़ी थी उस समय, ना पशुपालन था, ना व्यापार था, तो यहाँ कौन मिलेंगे? लुटेरे मिलेंगे या योद्धा मिलेंगे, जो लड़ाकू कौम होगी, है ना। आप देखते हैं राजस्थान में आज भी क्या थे, वहाँ कितने राजा वहाँ के लड़ाकू कौम थी, है ना। तो जो जितनी कठिन परिस्थिति में रहता है वो उतना ही बहादुर बन जाता है भाई। जब राजस्थान में आदमी सर्वाइव कर लेगा तो वहाँ वो विषय जो बहादुरी होगा, किसी परिस्थिति में जी लेगा। तो इसी प्रकार वहाँ इतने राजा मिलते भी हैं राजस्थान में, आप देखोगे पूरे राजा महल सब यही मिलेंगे। प्रत्येक तीन का अपना विशिष्ट देवता था, देखिए इनके सबके अपने अलग अलग देवता थे। और आजीविका के स्रोत भी अलग अलग थे, सही बात है। काव्य भी अलग था, है ना। सबका अपना अलग अलग था सिस्टम। सामाजिक संरचना 4 भागों में थी मुख्य, मतलब वो तो क्षेत्र हो गए, जमीन की बात करते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं अगर, है ना। लेकिन अगर समाज की बात करें तो ये 4 वर्गों में बटा था। अरसर क्या था? शासक वर्ग, जो राजा थे उनको, उनके वर्ग को बोलते हैं अरसर, जो हाई क्वालिटी मतलब ऊंचे पदों पर बैठे लोग थे, राजा या उसके आसपास के लोग। फिर पुरोहित या ब्राह्मण वर्ग आता था, जैसे वर्ण व्यवस्था है वही लगभग ही सेम है, इसे बोलते थे अंधनर, अंधनर, है ना। फिर वाणिगर जो व्यापारी वर्ग था, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, ये क्या था? क्षत्रिय था, है ना। ये वैश्य था, है ना, यही सब था। इसमें क्या था? नहीं, ये ब्राह्मण था, अपने आप इसे ब्राह्मण कहेंगे, इसे वैश्य कहेंगे जो व्यापार करता है, तो वहां भेजे थे। और ये किसान वर्ग था, ये है वेल्लानर, है ना, वेल्लानर। तो ये याद कर लीजिए। योद्धा वर्ग को समान उच्च स्थान प्राप्त था, है ना, जैसे यहाँ भी क्षत्रिय को था वहां भी योद्धाओं को था। वीर गति प्राप्त योद्धाओं की स्मृति में वीरक्कल, देखिए इसके नाम से पता चलेगा, हीरो स्टोन अर्थात उनके पत्थर जो लगाए जाते हैं, मूर्ति जैसे होगी या कुछ पत्थर लगा दिए उनके याद में, तो उसे बोलते हैं हीरो स्टोन्स, है ना। वीरक्कल स्थापित करने की प्रथा प्रचलित थी। तो पूछेगा वीरक्कल क्या था? कि जो बहादुर लोग थे उनकी याद में जो समाधि या पत्थर की चीजें बनाई जाती थी, ये नदुकल भी बोलते थे इसको। स्त्रियों की दिशा उत्तर भारत के कंपेरिजन में यहाँ अच्छी थी, और आज भी आप देखते होंगे वहाँ साउथ में स्त्रियों की दशा अपेक्षाकृत उत्तर भारत से अच्छी है। ओवैयार जैसी महिलाएं कवियत्री संगम सभाओं में शामिल हुई थी, है ना। कणज्ञी की कथा, ये जो शिल्पाधिक्रम था, है ना, पतिव्रत्य शक्ति, स्त्री शक्ति आदि के प्रतीक माने जाते हैं। ये तो ऐसे ही होता है हर जगह। शिक्षा का केंद्र सामान्यतः मंदिर होते थे, देखिए मंदिरों में वहाँ शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक को क्या बोलते हैं? कणकट्टम, याद कर लीजिए आप, ये पूछेगा। शिष्य को क्या बोलते हैं? पिल्ले। ये फैक्ट आपको इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, देखिए घटना चक्र प्लस लूसेंट प्लस अन्य किताबों से जो एनसीईआरटी है उनसे संकलित किए गए आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सीरियस पढ़िए इसको, वीडियो को देखिए। शिक्षा में व्याकरण गणित ये सब था, ये तो कॉमन सी चीज है ना। प्रशासन और कराधान व्यवस्था क्या थी? देखिए राजा के शासन संचालन हेतु, ये याद कर लीजिए, है ना, 5 महान परिषद, ये क्या थे? एम्पेर एम्पेरू नकुलू, एम्पेरू नकुलू, ऐसे याद करिए इसको ब्रेक करके। 5 महान परिषद अर्थात मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और कौन थे? गुप्तचर। ये सब राजा को की सहायता करते थे शासन करने में। तथा एन पेरायम, एन पेरायम क्या था? ये 8 अधिकारियों का समूह था, तो याद कर लीजिए ये 8 अधिकारियों का समूह था। और एम्पेरिकुलम ये 5 अधिकारियों का समूह था, है ना, जिसे परिषद कहा जाता था। तो ये याद कर लीजिए, 5 ये 8 ये।
ए से 8 ऐसे याद रख लीजिए, है ना। ए तो यहाँ भी है, तो कुछ करके तरीका आप याद रखना। नुकुल को जैसे नुकुल था, नकुल था, तो कितने 5 पांडव थे, उससे याद रख लीजिए 5 लोग थे, ऐसे याद कर लीजिए। स्थानीय शासन क्या थे, ग्राम स्तर पर, जैसे यहाँ पंचायत है उस वहाँ क्या थी, मनरम अथवा अवई नामक स्थानीय सभाएं क्या आती है, शासन व्यवस्था में सक्रिय थी। ये जैसे हमारे यहाँ पंचायत करती है आज, उस समय उनके वहाँ क्या थी, मनरम या अवई। आगे चलते हैं, कराधान क्या है, करई, ये भू राजस्व था उस समय, है ना। इसे क्या बोलते हैं, जो लैंड खेती के ऊपर जो टैक्स लगाते थे क्या बोलते थे, करई। ठीक है, लगने वाला। तथा व्यापार पर लगने वाला कर क्या था, संगम, संग सुंगम, सुंगम जो संगम है सुंगम हो गया, है ना। ये क्या था, व्यापार पर लगने वाला टैक्स था। तो याद कर लीजिए, तमिल भाषा में कर के लिए सुंगम शब्द का प्रयोग होता है। देखिए टैक्स के लिए वहां आज भी सुंगम शब्द बोलते हैं। सैन्य व्यवस्था, ये देखिए, सेना चतुरंगिणी थी, अर्थात इसमें सब होते थे। हाथी सेना भी थी, रथ सेना भी थी, अश्व सेना भी थी, पैदल भी थे, है ना। चतुरंगिणी, ये एक शब्द हिंदी में भी आया था क्वेश्चन, कि जिस सेना के 4 भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, चतुरंगिणी, है ना, सेना। प्रत्येक शासक की अपनी सैन्य शक्ति थी, ये तो छोड़िए। पुरम और काव्य सब लिखवाते थे, पुरम बोलते थे उसको, जो अपनी महिमा मंडन करते थे उनका, एक किताब लिखने में उनके ऊपर। ये राजाओं का तो पहले से ही ऐसा था, राज दरबारी की भी उनकी तारीफ ही लिखते थे, है ना। तो ऐसे यहाँ साउथ में भी ऐसे करवाते थे। युद्ध संस्कृति, युद्ध एवं वीरता को समाज में अत्यंत सम्मान प्राप्त है, ये तो हर जगह होता है, तो आज भी है। आगे चलिए, ये बता दिया है, जो पत्थर उनकी याद में लगाए जाते थे। आर्थिक और व्यापारिक जीवन, रोम के साथ उनका व्यापार था। ये बताइए आपको, विशेषतः कावेरी डेल्टा में आज भी धान की खेती होती है, वहाँ उस समय से होती थी। पशुपालन, हस्तशिल्प, ये सब व्यापार वहाँ होता था। गिल्ड बताया था, ये समूह था जो व्यापारी होगा। आगे चलते हैं, रोम के साथ व्यापार में ये सब बता दिया आपको। भारत से आपको पता ही होगा, काली मिर्च यहाँ बड़ी भेजते थे, इसलिए इसको यवन प्रिय भी बोलते हैं, है ना, जिसे रोमवासी काला सोना कहते थे। पहले जो है ना, अरबी लोग भी बड़ी पसंद करते थे यहाँ से, फिर रोमन लोग आने लगे, वो ले जाने लगे काली मिर्च, फिर अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, तो काली मिर्च भारत की शुरू से फेमस है। मसाले ये सब इनका वस्त्रों का निर्यात होता था, है ना। ये सब तो जो हमारे यहाँ थे उन सब का निर्यात होगा, है ना, ये याद कर लीजिए। जबकि रोम से क्या आता था, सोना चांदी शराब, देखिए उल्टी सीधी चीजें वहां से आती थी, है ना। मूल्यवान कांच के पात्र ये आते थे। पुरातात्विक साक्ष्य, अरिकामेडु, ये याद कर लीजिए। जो पुदुचेरी है वर्तमान में, उसके निकट थी अरिकामेडु में। उत्खनन क्या है, ये पूछता है कि कहाँ से रोमन जो बर्तन प्राप्त हुए, मर्द भांड, तो अरिकामेडु, अर्थात जो वर्तमान में पुदुचेरी है, वहां से कांच की वस्तुएं मोहरें प्राप्त हुई, कहाँ की, रोमन की। महत्वपूर्ण रोमन बस्ती, है ना, यवन बस्ती है, जो है ना, यवन क्षेत्र जो है वही से बोलते थे रोमन। रोमन को सिद्ध होती थी, है ना, सिद्ध करती है कि इसके अतिरिक्त तमिलनाडु और केरल के विभिन्न स्थलों में बड़ी संख्या में रोमन से क्या थे, ये स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ व्यापार होता था भाई, जहाँ से वहाँ के बर्तन भी मिल गए, उनकी मुद्राएं भी मिली, तो समझिए कि व्यापार होता था, तभी तो वो लेकर आएंगे इधर, है ना। तो ये मेन चीज है ना। अन्य देखिए, बंदरगाह ये बताए थे, मुजिरिस, है ना, कोरंकई, तोंडी, कावेरीपट्टनम, ये सब प्रमुख बंदरगाह थे उस समय के। यवन, यूनानी, है ना, जो यूनानी बस्ती थी यवन, है ना, वो व्यापारी की बस्तियां थी। धार्मिक जीवन क्या था, देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे मुर्गुन देवता थे वहाँ भी, ये बड़े फेमस है, आज भी देखते होंगे इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, मुर्गुन, है ना, सेवन, ये ठीक है। युद्ध एवं पर्वत के देवता थे, है ना, पर्वती स्कंद या कार्तिकी से समीकरण रखते थे। जैसे हमारे यहाँ है ना, कार्तिक जो देवता है उनके समान थे मुर्गुन। मायोन जो है वर्षा एवं कृषि के देवता थे, ये इंद्र के समान मान सकते हैं इसको, वर्षा का देवता था। तो परवर्ती विष्णु से समीकरण थे, इच्छा विष्णु से माना है, ठीक है। को रई वही, कोर वही, है ना, युद्ध की देवी थी, है ना, ये याद कर लीजिए। कोर्री, कोर वही कौन थी, युद्ध की देवी। इन सब की पूजा होती थी वहाँ। साथ ही वैदिक जो पूजा है, इंद्र, अग्नि, इन सब की पूजा होती थी, जो वैदिक काल में यहाँ होती थी उत्तर भारत में। इससे क्या होता है कि उत्तर भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहां तक था। अंत्येष्टि प्रक्रिया देखिए, मृतकों को दफनाते, मरने के बाद मृतकों को दफनाने की परंपरा थी। बड़े बड़े पाषाण कलशों, है ना, में समाधान की प्रथा उल्लेखनीय है, ठीक है। ये उद्धव तो बता ही दिया, स्मारक जो बनते थे पत्थर के, नादुकल, वीरक्कल बोलते थे, जैसे याद कर लीजिए। ऐसा ना हो वीरक्कल याद करो आप, वहाँ नादुकल आ जाए भूल जाओ फिर। आगे देखिए, तमिल ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तमिल ब्राह्मी लिपि जितने भी साक्ष्य हैं वहाँ प्राचीन अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का क्षेत्रीय रूपांतरण है, मतलब जो अशोककालीन की ब्राह्मी लिपि थी उसी को इन्होंने थोड़ा तमिल स्टाइल में लिखा, तमिल ब्राह्मी लिपि हो गई, है ना। ये देखिए, यहाँ गुफाओं में जैन बौद्ध भिक्षुओं को भी, जैन और बौद्ध भिक्षुकों को भी निवास स्थल मिलते हैं। अभी बताया था ना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य भी साउथ में चले गए थे, जो मौर्य वंश के शासक थे, तो
वो पिछली वीडियो में आपको बताया। तो वहाँ बौद्ध और जैन भिक्षुओं को भी संरक्षण दिया जाता था तमिल में, मतलब साउथ में। अब प्रमुख अभिलेख स्थल क्या है? मंगुलम, अलगरई और ये सब नाम देख लीजिए आप। ये ना है अभिलेख, वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ से। क्या है? जम्बई, पुगनूर। तो ये तो आपको नाम याद आ जाएंगे, जैसे साउथ का नाम है तो बता दोगे आप, यहाँ से अभिलेख मिले हैं कौन से? जब ब्रह्म तमिल साउथ में है तो तमिल ब्रह्मी लिपि में मिले हैं सारे। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, इनकी तुलना देख लीजिए बस, है ना। चेर कहाँ थे ये बता दें आपको, पश्चिमी तट पे। चोल कहाँ थे? कावेरी तट पे, पूर्वी तमिलनाडु में। ये राजधानी वंजी या करूर इनकी, उरेयर बंदरगाह मुजरिस चेर का था, कावेरीपट्टनम चोल का था। इनका चिन्ह धनुष था, इनका बाघ था। प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगोट्टू वन, है ना, सेंगोट्टू वन। और इनका था करिकाल चोल। पांडे देख लीजिए, ये नीचे थे बिल्कुल, ये एक इधर और एक इधर, ऐसे थे ये सारे, है ना। पांडे नीचे थे, दक्षिणतम चोल थे। इनकी राजधानी क्या थी? मदुरै। मधु पांडे की राजधानी मदुरै, बार बार पूछते हैं ना। कोरकई इनका बंदरगाह था। इनका चिन्ह क्या था? मछली। और संगम स्वभाव के संरक्षण कौन थे? पांडे वंश। ये याद रख लीजिए, कभी आप ये लगा दो ये नहीं थे, पांडे ही थे। अभी बताया था ना कि 89 राजाओं ने फिर पहली को संरक्षण दिया था, फिर 59 को दूसरे, और 49 को तीसरी संगम को इन्होंने संरक्षण दिया था। अब ये संगम के, ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लास्ट पेज है तो इससे पहले ये भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो बता दिया उसको छोड़ देंगे, बाकी देख लेते हैं। तो लक्कपियम बता दिया ये, है ना। ये 8 ग्रंथ, एट्टू तोगे बता दिया है। पत्तू पाटू 10 गीत है। सिपाधिक्रम इंग्लो इंडियन की कणगी की कथा है, ये याद कर लीजिए। इसका तो आप स्क्रीन शॉट रख लीजिए, फोन में बार बार देखते रहिए, है ना। ये जीवक चिंतामणि बता दिया, ये बता दिया, कंबनाराम बता दिया कि ये इसे तमिल रामायण बोलते हैं। आगे देते संगम साहित्य के तीन बता दिए, ये 5 तीन बताए थे, 1 2 3 4 5, है ना। ये सब बता दिए, पर्वतीय और क्या क्या कौन सा क्षेत्र था, इसकी भी आप जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बार बार इसको देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिल्डिंग्स के ये सारे फैक्ट बता चुके हैं हम। चेर चोल पांडे प्रथम संगम कब हुआ, द्वितीय संगम कब हुआ है, तृतीय संगम कब हुआ है ना। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे बता दिए, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तिरुकल्लूर क्या था? तमिल का 5वां वेद माना जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 महाकाव्य कौन कौन से, ये देख लीजिए, है ना। इनमें से भी बताया था कि ये और ये बचे हुए हैं, बाकी नष्ट हो चुके हैं आधे आधे। ये तो बिल्कुल ही अनुपलब्ध है ना। ये देख लीजिए सब। अरिकमेडू, पुदुचेरी के निकट है, रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले यहाँ से, ये बार बार पूछते हैं। इस बुक का लेखक पूछेगा, कौन है? अज्ञात, पता नहीं है, लेकिन बुक अच्छी है। यहाँ सब भारत रोमन के व्यापार के बारे में बताया गया है। काली मिर्च, है ना, ये वनप्रिय बोलते थे, काला सोना, क्योंकि ये यूनानी रोमवासी जो थे बड़े पसंद करते थे इनको। ये योद्धाओं की स्मृति स्थल थे, क्या? वीरक्कल या नादुक्कल, है ना, ये याद कर लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमारी ये पहल, इसमें हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगता है वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।